अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ 9 दिन में अपना जारहाना बयानिया बदल लिया और 2017 की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के एहतसाब के मुतालबे से पीछे हट गई। मुल्क के मोतबर अंग्रेजी रोजनामे डेली डॉन के मुताबिक नून लीग बज़ाहिर गैर वाज़े नजर आ रही है कि आइंदा इंतखाबात में उसका बयानिया क्या होगा। ताहम नवाज शरीफ के करीबी साथी जावेद लतीफ ने पार्टी कायद के बरअक्स नया बयानिया देकर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने दावा किया है कि नून लीग साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक ISI सरबराह जनरल फैज हमीद नहीं बल्कि सानह 9 मई के किरदारों और सहूलतकारों के एहतसाब कर रही है करेगी। उनका ये यूटर्न लंदन से आने वाले इन इत्तलात के साथ मुताबिकत रखता है जिनमें कहा गया था कि नवाज शरीफ साबिक जर्नैलों और जजों के एहतसाब के हवाले से अपने बयानिए पर नजरसानी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इसी महीने की 18 तारीख को लाहौर में पार्टी के मुशावरती इजलास से ऑनलाइन खिताब के दौरान इंतहाई जज्बाती लबो लहजा अपनाया। उन्होंने 2017 की फौजी और अदालती क़यादत पर नाम ले लेकर तनकीद के निश्तर बरसाए और इक़्तिदार में आकर उनके कड़े एहतसाब की वार्निंग भी दे दी। नवाज शरीफ के अलावा राना सनाउल्लाह ने भी साबिक जर्नैलों और जजों को इंसाफ के कटहरे में लाने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ के नए बयानिए पर जहां एस्टैब्लिशमेंट में हलचल मच गई, वहां नून लीग की सफों में भी अफरा तफरी फैल गई है। एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले शहबाज शरीफ को लंदन से वापसी पर सिर्फ 48 घंटे में दोबारा बरतानिया जाना पड़ा। बताया गया कि उन्होंने अपने भाई नवाज शरीफ से कोई ऐसी बात करना थी जो फोन पर नहीं हो सकती। इसी दौरान मरियम नवाज और कई अहम लीगी रहनुमा भी लंदन चले गए, जहां एक हफ्ते में कई अहम मुलाकातें और इजलास हुए जिनमें नवाज शरीफ से कहा गया कि वो अपने एहतसाब के नए बयानिए पर नजरसानी करें। और ये इतनी बड़ी तब्दीली सिर्फ 9 दिन में रूनुमा हुई है नाज़रीन। क्या एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को कोई सख्त पैगाम भिजवाया? ये राज अभी राज ही है। अगरचा मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने गुजरावाला की मुलाकात की तस्दीक या तरदीद से गुरेज किया, ताहम मरियम नवाज के बयान से यही तासुर मिलता है कि नवाज शरीफ के बयान से तल्ख माहौल ने जन्म लिया जिस कड़वाहट कम करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, डॉन अखबार ने लिखा है कि जावेद लतीफ के नरम मौक़िफ़ को पार्टी क़यादत की नई हिकमत अमली पर गौर का वाज़े सिग्नल समझा जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले जावेद लतीफ 2017 की नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के लिए साबिक जर्नैलों और जजों के सबसे बड़े नाक़िद थे। उनका बयान बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। जावेद लतीफ की तरह साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने भी बिलावास्ता तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी है कि पार्टी एहतसाब के बयानिए से गुरेज करना चाहती है, जबकि इंतहाई तल्ख राना सनाउल्लाह भी इस हवाले से मोहतात नजर आ रहे हैं। अखबार ने एक सीनियर लीगी रहनुमा के हवाले से दावा किया है कि जावेद लतीफ के रिमार्क्स वाज़े इशारा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई और पार्टी रहनुमाओं की साबिक जर्नैलों के खिलाफ महाज बंद करने की दरख्वास्त कबूल कर लिया है। बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसान अब्दुल साहब ने। राना साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। राना साहब, ये बताइएगा कि ये जो एक चेंज आया है, ये जो 9 दिनों में तब्दीली आई है सर, कमाल नहीं हो गया सर इसका? पहले आपने एहतसाब की बात की, फिर आपने कहा कि अब पलट जाते हैं इससे, अब आप ही का लीडर कह रहे हैं कि एहतसाब होगा तो 9 मई वालों का होगा। आपको एक बयानिया क्यों नहीं मिल रहा है सर जिसके साथ आप स्टिक रहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो नहीं समझता कि कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की हमारे बयानिए में आई है। जब भी तारीख की बात होगी, PTI की इक़्तिदार में आने की बात होगी, तो ये हकायक अब तो ये वाजे हो चुके हैं बच्चे बच्चे को। हर कोई जानता है कि साकिब निसार साहब टिकटें बांट रहे थे PTI की, और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नैपी चेंज कर रही थी PTI की, और किस तरह RTS बैठा। तो ये तो मुल्क के साथ जो तजर्बा किया गया, जब महंगाई जो है वो 5% शरह से नीचे थी और मुल्क तरक्की कर रहा था 6.1% के ऊपर, हर मामलात जो हैं टैक्स कलेक्शन दुगनी हो गई थी, तो एक नाअहल आदमी को बिठाया गया इक़्तिदार में और फिर मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इसी चीज़ का तज़किरा जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ने किया था, और ये तज़किरा तो अब ये तारीख भी इसका करेगी। तो लेकिन बात ये है कि हमारा आगे आने वाले दिनों में मईशत को संभालना हमारा मेजर नैरेटिव है, लेकिन उसके साथ साथ अगर इसी तरह की मुदाखलत होती रही जिस तरह पहले हुई, तो फिर तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तजर्बात होते रहे फिर तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो इस चीज़ का भी जिक्र होगा। तो मैं नहीं समझता जो आपने बात की कि कोई गुजरांवाला में कोई मुलाकात नहीं हुई और ना
शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस मकसद की वजह से वहां गए थे। मरियम बीबी का भी जो विजिट था वो भी पुराना स्केड्यूल्ड था। उन्होंने वहां जाना था, उनको ज़ाती कोई काम भी था फैमिली से रिलेटेड, और फिर ये दीगर मीटिंग्स भी थी। तो ये और इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे पाकिस्तान, और उनका एक भरपूर और शानदार वेलकम होगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई तब्दीली आई है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर बहुत बहस हुई कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, ये बयानियां क्या आ गए। तब्दीली नहीं आई, इसका मतलब है कि जजेस और जर्नलों का एहतसाब आप करेंगे, आप अपने मौक़िफ़ पे कायम है। हम कर पाए ना कर पाए वो एक अलग बात है, लेकिन इस पे बात तो होनी चाहिए ना, बात तो करनी चाहिए। और जब इलेक्शंस में हम जाते हैं तो हम अपना मैनिफेस्टो, हम अपना जो ख्वाहिशात हैं, जो मुल्क के मसाइल हैं, जो मुल्क को तरक्की की राह में रोकते रहे, उनका तस्करा भी होगा। चले तस्करा आप करें, इसका मतलब है जो तस्करा जावेद लतीफ साहब कर रहे हैं वो अपने तय कर रहे हैं, वो अपने से कर रहे हैं, क्योंकि उनका बयान आपकी पॉलिसी शिफ्ट बता रहा है। आप कह रहे हैं पॉलिसी शिफ्ट नहीं हुई है, इसका मतलब है वो अपने तय बात कर रहे हैं। सर देखिए, हर लीडर का अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन पार्टी का बयानिया तो मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को आके रखेंगे, और जो वो बयानिया देंगे उसी के ऊपर फिर ये पार्टी जो है अपना इलेक्शन लड़ेगी। तो इंशाल्लाह उसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 21 अक्टूबर तक उनकी वापसी का, कि वो क्या बयानिया जो है वो कौम को देते हैं, और क्या आगे का लाएहमल और क्या आगे का। आपने भी लग रहा है कि आपने भी जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के आने का इंतजार किया सर, उससे पहले आपने ये बयानिया नहीं दिया। आपके पास गवर्नमेंट थी, आपने ये बयानिया नहीं दिया, आपके पास पावर थी, आप ये तब काम कर सकते थे, आप बयानिया नहीं, आप प्रैक्टिकली कर सकते थे। अब आप बयानिया दे रहे हैं सर, तो ये जस्टिस काजी फायद ईसा के आने का इंतजार कर रहे थे सर आप? देखिए, मैंने आपको बताया कि बयानिया तो मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को आके देंगे कि किस बयानिए के ऊपर हमने चलना है। लेकिन जो ये बातें उन्होंने की वो माजी का हिस्सा है, वो हकायक हैं जिनको सब बच्चे को पता है कि किस तरीके से स्पॉन्सर्ड धरने दिए जाते थे, किस तरीके से वो 110 दिन या 126 दिन यहाँ बैठे, क्या क्या मामलात थे, किस तरह पीटीवी पे हमला आवर हुए लेकिन फिर कोई एहतसाब नहीं हुआ, किस तरह लाडले बने, किस तरह पीटीआई की टिकटें बढ़ती रहीं, क्या वो सारे हकायक हैं। ये तो अब देखिए सब जानते हैं। लेकिन अगर जहां तक बात है एहतसाब की, तो एहतसाब तो हर एक का होना चाहिए, और अगर उसका तज़किरा किया जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि, लेकिन क्या ये हमारा मैनिफेस्टो पहला एक ही एजेंडा है? नहीं, एजेंडा गरीब आदमी है, एजेंडा मईशत है। लेकिन मईशत कैसे फलेगी फूलेगी अगर इस तरह के तजर्बात किए जाएं जो 2018 में किए गए? तो ये बात है सारी। इसको आप अगर खाली एक चीज को आइसोलेशन में ले लें और उसी को पिन पॉइंट करी जाएं कि यही सब कुछ है, नहीं, ये सब कुछ नहीं है। मुल्क को हमने आगे लेके चलना है, मिलके चलना है, हमने तसादम नहीं करना अदारों के साथ मशावरत के साथ चलना है। वरना जिन मुश्किलात में ये मुल्क है हम नहीं निकल पाएंगे, तो हमें अदारों को साथ लेके चलना है। जिस तरह आपने SIFC का इनिशिएटिव देखा, वो PMLN का इनिशिएटिव है, उसके अंदर हम अफवाज पाकिस्तान के मेजर एक रोल है, उसमें किरदार है सिक्योरिटी एजेंसीज का। तो हम समझते हैं कि मुल्क की तरक्की का रास्ता हम आंगी के साथ है, मिलके चलने के साथ है। लेकिन आज की इस्टेब्लिशमेंट भी इस चीज़ पे क्लियर है कि सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, जो कि बहुत खुशाइन बात है। लेकिन अगर माजी में कभी कुछ गलत हुआ तो उसका जिक्र करना और उसका जो है वो डिमांड करना कि हिसाब होना चाहिए, इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से सबकी आवाज होनी चाहिए। बात राणा साहब, मसला कुछ और है सर। अब आप यानी जिनके एहतसाब की बात आप करें, चलो कम से कम बात की हद तक ही आप उनका एहतसाब करना चाह रहे हैं, उन्हीं को आपने एक्सटेंशन का वोट दिया। राना सनाउल्लाह साहब का अपना बयान है, वोट हमने इसलिए दिया कि इमरान खान से जान छुड़ानी थी, जान छुड़ा लिया आपने। इमरान खान से जान छुड़ाने से लेके 16 माह की हुकूमत तक आप उन्हीं की बैसाखियों पे कायम रहे। अब आप कह रहे हैं हमने उनका एहतसाब करना है सर। तो सर ये फिर आपका सिर्फ इंतखाबी नारा ही है, क्योंकि अब कारकर्दगी तो कोई थी नहीं आपके पास 16 माह में दिखाने के लिए, तो आपने कहा चलो कोई बयानिया बना लेते हैं। नहीं, जो 16 माह थे वो PMLN की हुकूमत नहीं थी, वो एक कोलिशन हुकूमत थी। हम कोई भी फैसला अपने ओन पे नहीं कर सकते थे, मुशावरत के साथ दीगर जमातों के साथ फैसले होते थे। अगर आज ये मियां नवाज शरीफ इस चीज का तज़किरा कर रहे हैं, तो ये हर एक का मंशूर या हर एक का नैरेटिव नहीं था। तो हमारी बहुत सारी मजबूरियां थी उस वक्त।
बहुत सारी चीजें हम और भी करना चाहते थे, मुख्तलिफ तरीके से करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि कोalition पार्टनर्स उस चीज के अंदर उस तरीके से शामिल नहीं थे, तो वो हम नहीं कर सके। वो तो आप देखें, चंद वोटों की हुकूमत थी कि अगर कोalition पार्टनर्स की रजामंदी ना होती तो शायद हुकूमत ना चल पाती। तो आज तो इस तरह का कोई कदगन नहीं है, कोई इस तरह की मजबूरी नहीं है। तो अगर ऐसा जिक्र होता है, देखें ये भी मुल्क के मफाद के लिए, और मैंने कहा हम तो तसादम तो चाहते ही नहीं है अदारों के साथ। अदारों के साथ तसादम के साथ आप कुछ नहीं अचीव कर सकते, ये तारीख ने आपको बताया पाकिस्तान की। लेकिन अगर हमने एहतसाब की बात करनी है तो वो ब्यूरोक्रेसी का भी होना चाहिए है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए। वो हर अदारे के जो अहलकार हैं, सियासतदान हैं, जजेस हैं, सबका होना चाहिए। तो ये तो एक बड़ी मुनासिब बात है, ये कोई एक्सट्रीम बात नहीं है। तो सर देखिए, बात हुकूमत तो आज भी नहीं है ना आपकी। आपने अभी खुद फरमाया कि ये कम से कम बयानिए की हद तक है, प्रैक्टिकल हो पाए या ना हो पाए बयानिए की हद तक है। तो बयानिए तो आप तब भी दे सकते थे जब आप हुकूमत में थे। ठीक है, आपके कोalition पार्टनर ना मानते, वो एक अलग बात है। आप बता तो सकते थे कि आपका मौक़िफ़ ये है। नहीं, देखें, मैंने आपको बड़ा वाज़ेह एक्सप्लेन किया कि पीडीएम हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी भी उसके अंदर शामिल थी। ये एक जमात का एजेंडा हो सकता था, सबका नहीं था। अच्छा। तो इसके ऊपर बहुत सारी मजबूरियां थी। लेकिन आज जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो आप खुल के अपनी सोच, अपना मकसद, अपनी अप्रोच को अवाम के सामने रखते हैं। और हम मैंने आपको वाज़ेह बताया कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासत में मुदाखलत रही है, तो वो जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो आज भी हम उसी चीज़ को के ऊपर बात कर रहे हैं। हम तसादम की बात नहीं कर रहे हैं, हम आइन की बात कर रहे हैं। और एहतसाब तो सबका होना चाहिए। तो ये बातें हो रही हैं, इसको अगर हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेंगे तो ये बिल्कुल इसको एक चीज़ ऐसी बनाई जा सकती है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं होने जा रहा। हम एहतसाब की बात भी करेंगे, हम सियासत को, जमहूरियत को मजबूती की भी बात करेंगे, तो फिर ये तज़किरा होगा। चलो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ को बयानिया देने से लेकर बयानिया बदलने में सिर्फ 9 दिन लगे हैं क्योंकि इन्हें सियासी हक़ाइक़ का अंदाज़ा है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, सूरत हाल कुछ और भी है। सूरत हाल नाज़रीन ये भी है कि इमरान खान जो है वो अपने मौक़िफ़ पर क्यों डटे हुए हैं। क्या ये उनकी ज़िद है? क्योंकि इन्हें नाज़रीन सियासी हवाले से तो इमरान खान जो है वो अपना बयानिया जो है वो बना भी लेते हैं, बदल भी लेते हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ की जिद इन्हें, इनके अहले खाना को, इनकी पार्टी को और पार्टी वर्कर्स को ले डूबी है। इस वक्त सिर्फ अपनी जिद की वजह से ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद महफूज हैं और ना ही उनके अहले खाना महफूज है। नाजरीन, ये जिद वो क्यों पकड़े खड़े हैं? ना उनकी अहलिया महफूज है, ना अहलिया के साबिक शौहर महफूज है। बुशरा बीबी के बेटों और बेटी को भी मुबैना करप्शन केसेस में नामजद कर दिया गया। इसी जिद की वजह से ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहनें महफूज, ना भांजा महफूज, ना तहरीक इंसाफ का वाइस चेयरमैन महफूज है, ना पार्टी का सदर महफूज है। इसी जिद की वजह से ना पार्टी रहनुमा महफूज है, ना ही पार्टी के कारकुन महफूज हैं। तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप या तो जेर हिरासत है, या जेर अताब है, या जेर जमीन। इस सूरत हाल से बचने के लिए मशवरे भी दिए गए, कोशिशें भी की गई, लेकिन सरबराह तहरीक इंसाफ की जिद के आगे मशवरे नाकाम हो गए, कोशिशें हार गईं। वो सियासत के मैदान में सियासी मुकाबला करने की बजाय जिद बाजी पर उतर आए हैं। जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो उन्होंने सामना करने के बजाय साइफर का बयानिया तराशा, अमरीकी साजिश की कहानी घड़ी। सिर्फ जिद में आकर उन्होंने IMF से क्या मुआहदा भी किया, तोड़ दिया और पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें कम कर दी। यानी जिद ही जिद में वो मुल्क को माशी नुकसान पहुंचा गए। फिर इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई और कामयाब भी हो गई तो हुकूमत बनाने वाला पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद फौरी आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तक ये पैगाम पहुंचा भी दिया गया, लेकिन फिर उनकी जिद आड़े आ गई। PDM की यकीन दहानी के बावजूद उन्होंने 25 मई 2022 को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। तब PDM हुकूमत ने कहा कि अब अगर इलेक्शन का ऐलान किया गया तो समझा जाएगा हुकूमत ने यह फैसला दबाव में किया है। यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ
फौरी इलेक्शन चाहते थे। पीडीएम भी रजामंद थी, लेकिन सिर्फ अपनी जिद की वजह से वो इलेक्शन ना हासिल कर सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी जिद पूरी की और लॉन्ग मार्च किया, जो बुरी तरह नाकाम हुआ। लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पाक फौज और उसके सरबराह के खिलाफ महाज खोल लिया। नए आर्मी चीफ की तैनाती को भी मुतनाज़े बनाने की कोशिश की। जिद की बुनियाद पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक के बाद एक दूसरी गलती करते चले गए। उनके वजीर आला इन्हें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील करने से रोकते रह गए, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सूबों में अपनी ही हुकूमतें खत्म कर दी। फिर आम इंतखाबात की तारीख के लिए दोबारा से हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हुए। ये मुज़ाकरात एक हतमी नतीजे तक पहुंच भी चुके थे, लेकिन फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जिद की वजह से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। जिद की वजह से ही तहरीक इंसाफ इस नहज पर आ गई कि जब करप्शन इल्जामात पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ गिरफ्तार किए गए तो पार्टी कारकुनों ने मुल्क भर में फसादात शुरू कर दिए, जलाओ घिराव किया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, अस्करी तंसीबात पर हमले किए, शोहदा की यादगारों को जलाया। फिर तहकीकात से मालूम हुआ कि यह सब सोचा समझा मंसूबा था। इसके बाद पार्टी कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं पर अताब नाजिल हुआ। कई रहनुमाओं ने राहें जुदा कर ली। एक तहरीक इंसाफ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दो पार्टियां निकलकर सामने आ गई। बात करेंगे इसी हवाले से। मैं ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी जनाब हसन अयूब साहब ने, सहाफ़ी तज्ज़िया निगार जनाब रज़ा रूमी साहब ने। आप दोनों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला। हसन अयूब साहब, सर ऐसे चांसेस इमरान खान के पास थे क्या माजी में भी और बल्कि इनफैक्ट हाल में भी कि इमरान खान मफाहमत का रास्ता अपना सकते थे, अपनी ज़िद छोड़ सकते थे? मैंने पहले बताया कि क्या क्या नुकसानात हुए उनको ज़िद की वजह से, ख़ुद भी नुकसान में, पार्टी भी नुकसान में। तो क्या ऐसा कोई मौका था बीच में कि इमरान खान खुद भी बच सकते थे, उनके साथ जो लोग थे वो भी बच सकते थे? नहीं, अगर आप बात करें तो उनको हुकूमत में होते हुए जो पहला मौका उनको मिला था जब बीजेपी की अपोजिशन ने कहा था कि इस वक्त मुल्क को मिसाके मशरक़ की जरूरत है। अगर ये पहला मौका था, अगर उस टाइम वो अपोजिशन को साथ लेकर चलते तो आज जो है वो उनकी अपनी हुकूमत की पूरी तरह हो चुकी होती और उसके बाद मुल्क इंतखाबात में जा चुका हुआ होता। लेकिन वो उस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म थे वो तो किसी दूसरी हवाओं में मौजूद थे और उस वक्त वो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि वो बैठे किसी भी सियासी हरीफ के साथ। एक मौका ये था। दूसरा मौका जब आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान की और इंडिया की कशीदगी हुई और पाकिस्तान में हिंदुस्तान का एक प्यारा जो है वो मार गिराया कलभूषण के वक्त भी, उस वक्त भी बड़ी एक किस्म की जो है ना आपकी बड़े शदीद किस्म के जो है वो पाकिस्तान के खतरात थे हिंदुस्तान के साथ जंग छेड़ने के। तो तमाम ओपोजिशन जो है वो बैठी, असद कैसर साहब जो स्पीकर साहब थे वो बैठे, आर्मी चीफ आए, लेकिन उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उन्होंने बैठना उनके साथ जो है वो इस मामले पर भी बैठना पसंद किया। ये वो दूसरा अहम मौका था जो गंवा दिया। अच्छा रजा साहब, मैं रजा रूमी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, इसको क्या कहेंगे? अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना कहेंगे जो इमरान खान ने किया, या इसको जिद कहेंगे, बेजा जिद कहेंगे? नहीं, देखिए, अपने मौक़िफ़ पे कायम रहना भी एक अहम नुक्ता और एक असूल होता है। तो मैंने इसको जिद नहीं देखता, लेकिन ये कि ज़ाहिरी बात है कि ये खान साहब की तो सियासत का पूरा, अगर आप उनके करियर का जायज़ा लें तो ये तो उनकी हमेशा से एक बड़ी अहम पर्सनैलिटी का भी और उनकी पब्लिक लाइफ का भी ये खासा रहा है कि वो अपनी बात पे अड़ते हैं तो अड़ जाते हैं। और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम है कदरे, इसलिए वो खुद भी के पहले कह चुके हैं कि वो रवायती सियासतदान नहीं है। आपको पता है इस बात का कई बार जिक्र भी उन्होंने किया कि वो आम बाकी सियासतदानों की तरह नहीं है, और यही वजह है कि वो उनको जो उनकी कामयाबी भी और उनकी नाकामी भी इसमें मुज़मिर है, क्योंकि सियासत होता ही नाम है फ्लेक्सिबिलिटी का। आपको कॉम्प्रोमाइज़ और बारगेन करना पड़ता है, और जब ही आप ये जो है बेहतर तरीके से हालात को अपने हक में टेलर कर सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा हसन साहब, सर इसको जिस पे वो डटे हुए हैं, इसको जिद का मौक़िफ़ कह लें, क्या अभी भी उनके पास ये कोई मौका है कि अब मामला ठीक हो जाए, या कश्तियां जल चुकी हैं पिछली सारी? कश्तियां जल कर राख हो चुकी है। अब तो कोई जो है वो हाल कोई ऐसा वे फॉरवर्ड मुझे बाजार दिखाई नहीं दे रहा
अच्छा। क्योंकि आप ये देखिए कि जो अपोजिशन थी तो जो है वो नैब को भी देख लिया, उन्होंने जेलें भी देख ली और उन्होंने जो उनके साथ हो सकता था वो जो है वो हुआ। अच्छा। लेकिन उसके बाद अब तो बारी इनकी है, तो क्यों करके जब वो जब चेयरमैन साहब इस वक्त इस उनके ऊपर लटक रही है, इसके साथ साथ मुतद्दिद यानी 100 से ज्यादा मुकदमा उनके ऊपर बन चुके हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्यों करके वो अपोजिशन उस वक्त की आज शायद जो है वो एक क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि अब इलेक्शन में जिन्होंने जाना है वो क्यों करके उनके साथ बैठेंगे। देखिए कुछ लोगों का नाम होता है यानी उसमें बंद गली से रास्ते निकालने का नाम होता है। तो चेयरमैन तरीके इंसाफ को जब आखिरी मौका मिला था यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त की हुकूमत और यानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दरमियान, तो वो नादिर मौका था जो उन्होंने गंवा बैठे हैं। उसके बाद आप मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की भी नो में के वाकयात के बाद कोई इनके साथ बैठने को तैयार है, हत्ता के पाकिस्तान की पार्टी भी, मैं आपको बड़ी जो है वो यकीन से ये बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी किसी सूरत इमरान खान के साथ नहीं बैठेगी। हालांकि आपको पता है कि वो हमेशा जो है वो मुज़ाकरात की कोई यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन 9 मई के बाद मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीटीआई के साथ बैठना पसंद करेगी। अच्छा ठीक है। अच्छा रूमी साहब, सर आपको लगता है कि ये माइनस हो सकेगा? ठीक है, अब डिस्पाइट के इमरान खान चेयरमैन तरीके साहब ने जिद पकड़ रखी है, वो अपने मौकफ कह लें या अपनी अना के हाथों मजबूर हुए, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इनको सियासत से माइनस किया जा सकता है। इज इट पॉसिबल सर? देखिए, अगर आप इसके लिए आपके सवाल का जवाब तारीख में मुज़मिर है। कोई भी सियासतदान जिसकी अवाम में मकबूलियत और कबूलियत और होती हैं, जड़ें होती हैं, आप उनको माइनस नहीं कर सकते। हाँ, शॉर्ट टर्म में 3 साल के लिए 4 साल के लिए आप उनको मैदान से बाहर कर सकते हैं। हमने देखा माजी में मियां नवाज शरीफ को भी पहले 1999 में इक़्तिदार से अलग करके बाहर एग्जाइल में भेज दिया गया था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बहुत अरसा जो हैं वो अपने वतन वापस आने से पहले एग्जाइल में रहीं और 2002 के इलेक्शन में ना वो थी ना नवाज शरीफ मौजूद थे। लेकिन क्या वो दोनों लीडर सियासत से माइनस हो पाए? नहीं। यही मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब भी सियासत से माइनस नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि उनकी एक फॉलोइंग है अवाम में, उनके वोटर्स मौजूद हैं। अगर वो ना होते तो हाँ, फिर तो आप उनको पीछे कर सकते हैं। इसलिए फ़िलहाल तो वो कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करें और शायद करेंगे भी कुछ देर तक, लेकिन अल्टीमेटली तो फिर वो जब बाहर आएंगे तो दोबारा से वो अमली सियासत में आके वो उनकी जो पार्टी है वो उनके नाम पे ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा नाम इमरान खान है और उसके अलावा उस पार्टी के पीछे क्या रह जाता है कि उसमें इमरान खान नहीं होगा। तो अगर आप माइनस करेंगे तो पीटीआई फिर टोटल माइनस हो जाएगी। लेकिन पीटीआई कैसे माइनस हो सकती है? उसके लाखों करोड़ों वोटर्स और सपोर्टर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल है। मैं यही समझता हूँ कि ये जो माइनस करने वाले फॉर्मूले और चालें होती हैं ये अल्टीमेटली उल्टा पड़ जाती हैं, इनका फ़ायदा कुछ नहीं होता। सियासी मामलात का जवाब सियासी मैदान में होना चाहिए। जी ठीक है। हसन अयूब साहब, सर आप इसका एंड क्या देख रहे हैं? सर क्या आप भी इमरान खान को माइनस होता देखते हैं? क्योंकि हमने ये देखा है कि जैसे कि बता रहे हैं रज़ा रूमी साहब, नहीं हो सके माइनस, लेकिन हमने ये भी देखा है अल्ताफ हुसैन माइनस हुआ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान माइनस हुई, आज कहाँ खड़े हैं? कोई स्टैंडिंग इनकी नजर नहीं आ रही है। आप इसका एंड क्या देख रहे हैं सर? देखिए, ये तो मुस्तकबिल का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन बहरहाल मौजूदा सूरत हाल उनके बड़े हालात खराब हो चुके हैं। ना सिर्फ जो सियासी जमात है वो अब एक मुनज़्ज़म जमात की शक्ल उसकी बिल्कुल भी नहीं रही, वो तितर बितर हो चुकी है। बहुत से लोग ऐसे थे जो कि आप समझते हैं कि फसली बटेरे होते हैं। जब इक़्तिदार होता है तो वो आपके पास होते हैं, जब इक़्तिदार चला जाए तो फिर वो आपके पास आना भी पसंद नहीं करते। तो वो फसली बटेरे तो पहले ही चेयरमैन तरीके इंसाफ को छोड़ चुके हैं और इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 9 मई में से इनको छोड़ा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये जो तशद्दुद की सियासत थी इसमें से उनको छोड़ा। तो अब चेयरमैन तरीके इंसाफ का जो फैन क्लब है वो फैन क्लब भी उस तरह का फैन क्लब नहीं रहा। तो मैसेज के अंदर भी वो कमजोर हो चुके हैं, मुकदमात उनके ऊपर बन रहे हैं। तो अब हालात तो बड़े उनके खराब हैं, लेकिन फिर भी सियासत में कुछ भी हरफे आकर नहीं होता। इंतजार करते हैं 2-3 साल कम अज कम, उसके बाद देखते हैं कि चेयरमैन तरीके इंसाफ जो है वो उनके साथ क्या होता है। लेकिन बजाय ये इंतखाबात में वो कंटेस्ट नहीं करेंगे,
बजाय जो उनकी सियासी जमात है वो अब कंटेस्ट करेगी नहीं करेगी ये तो वक्त साबित करेगा, लेकिन उनके पास भी उम्मीदवारों की जो है वो बड़ी कमी होगी और लोग तहरीक इंसाफ का टिकट देना पसंद नहीं करेंगे। उसकी वजूहात हैं क्योंकि हर बंदे को दिखाई दे रहा है कि सिंकिंग शिप और सिंकिंग शिप के हमारे जो स्पेशली इस खिते के लोग हैं वो सिंकिंग शिप के जो है ना वो सवार नहीं बनते। अच्छा, तो इससे ये भी तो है ना हसन साहब के एक पॉपुलैरिटी का तासुर भी तो है कि पॉपुलर जमात है, अवाम में बहुत पॉपुलैरिटी है उनकी, उस पॉपुलैरिटी को कैसे आप माइनस कर सकते हैं या नजरअंदाज कर सकते हैं? देखिए ये बहुत ज्यादा जो है ना ये परसेप्शन बन चुकी है। देखिए जो सोशल मीडिया के ऊपर या ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो उनके पास बड़े अच्छे टूल्स हैं और उनकी पार्टी या उनके लोग जो बाहर ऑलरेडी स्टेशन है वो बड़े अच्छे तरीके से उनको जो है वो पॉपुलर जाहिर करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया से अगर आप बाहर निकलें तो ग्राउंड रियलिटीज जनाब बड़ी मुख्तलिफ हो चुकी हैं। इस वक्त वो जो है वो साइफर को उन्होंने बेचा, बिल्कुल अमेरिकी साजिश को उन्होंने बेचा, बहुत अच्छे तरीके से बेचा और उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा भी हो गई थी और वाकई अनटचेबल बाजार दिखाई दे रहे थे इमरान खान साहब। लेकिन फिर इंसान की से गलती होगी, उनसे ये हुआ कि बाय डिजाइन उन्होंने साजिश की पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, तो फिर वो चीज जो है वो उल्टी पड़ गई और उसके बाद आज जो सूरत हाल है कि लोगों में भी उनकी मकबूलियत वो नहीं है। क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा कि अवाम की जो पहली मोहब्बत है वो अफवाज पाकिस्तान है, उसके बाद कोई और है। क्योंकि जो आपकी दाखिल सलामती की जो जिम्मेदार लोग हैं जो आपके लिए जाने को रुमान करते हैं वो उनको पाकिस्तान के अवाम अपनी आड़ में है। इमरान खान साहब यकीनन एक मकबूल लीडर थे, लेकिन 9 मई के बाद उनकी मकबूलियत वो नहीं रही जो 9 मई से पहले। ठीक, तो रूमी साहब अब ये हसन अयूब साहब का मौकफ है, पॉपुलैरिटी गेज तो इंतखाबात से ही हो सकती है, लेकिन सर अगर ऐसा है जैसे कि हसन साहब फरमा रहे हैं कि पॉपुलैरिटी वो वाली नहीं रही तो फिर बहुत आसान है, इंतखाबात हो रहे हैं, इंतखाबात करवाएं, इनको आज़ाद करें, इनके जो साथी हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उनको आज़ाद करें और फिर इलेक्शन लड़ लें, गेज हो जाएगी पॉपुलैरिटी। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए और खौफजदा किसी को नहीं होना चाहिए। अगर इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्से या सियासी पार्टियों में कुछ लोग खौफजदा हैं कि इमरान खान दोबारा पावर में आ जाएगा या जीत जाएगा, तो ये बिल्कुल एक गलत सोच है और ये काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ है। देखिए जो इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ जुल्म हो रहा है, हो चुका है रादर, वो उसको भी ठीक करने वाली बात है। क्योंकि हमने जो है एक 10 से 12 साल की जो मेहनत थी 2008 से ऑनवर्ड्स, जो भी जमहूरियत में गेन किया था हमने उसको काफ़ी हद तक खो दिया है पिछले चंद तकरीबन साल 1.5 साल में। और ये फिर अगर ये इस तरह से अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी तो फिर हाइब्रिड निज़ाम एक नया जो है वो इस मुल्क में राइज हो जाएगा। और पहला हाइब्रिड निज़ाम जो है वो भी नाकाम तजुर्बा हुआ और अब अगर दूसरा हाइब्रिड होगा तो वो भी नाकाम ही होगा। जो चीज़ पहले नहीं चली वो दोबारा कैसे चलेगी? तो चुनाचे ये इससे हमें सीखना पड़ेगा कि ये जो गलतियाँ हम करते आए हैं, हमारे मुक़्तदरा हल्के, हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे सियासतदान, उन सब को अब ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से वो माजी की गलतियों को ना दोहराएं। क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, पाकिस्तानी जो मईशत, पाकिस्तानी सियासत, माशरत सब इसका शिकार हुई है। इस वक्त पाकिस्तान में जब तक आप जमहूरियत को मुकम्मल नहीं बहाल करते ये मसाइल यूं ही रहेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हसन अयूब साहब आपका शुक्रिया। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल तालीम से होता है और तालीम में भी इब्तदाई तालीम सबसे अहम होती है, लेकिन हमारे मुल्क में इब्तदाई तालीम का जो हाल है वो अफसोसनाक है और परेशान कुन है। रोज़नामा डॉन पर छपी खबर होश उड़ाती है। इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान के 5 में से 4 बच्चे जिनकी उम्रें 10 साल से कम है वो आम सा मतन भी पढ़ नहीं सकते। सिर्फ 51% बच्चे ऐसे 2 हिस्सों वाला सादा सा हिसाब का सवाल हल कर सकते हैं। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ हो चुकी
चुकी है। इसमें से 5 करोड़ 20 लाख बच्चे, इन 5 करोड़ 20 लाख में से 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, यानी बच्चों की आबादी का 44% स्कूल ही नहीं जाता। स्कूल न जाने वाले बच्चों की शरह बलूचिस्तान में 47%, सिंध में 44%, खैबर पख्तूनख्वा में 32% और पंजाब में 24% है। जो स्कूल जाते हैं इनकी हालत ऊपर बता चुका हूं, ना सादा सा मतन पढ़ सकते हैं, ना हिसाब का सादा सा सवाल हल कर सकते हैं। तालीम से वाबस्ता तंजीम अलफ ऐलान के मुताबिक सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चों में से जिन्होंने 5वीं जमात तक पढ़ा है, इनमें से सिर्फ 30% बच्चे अपना नाम दुरुस्त लिख सकते हैं। ये बच्चे जिन स्कूलों में जाते हैं इनकी सूरत हाल भी वही है जो सूरत हाल तालीम की है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक सूबा पंजाब में तकरीबन 14,500 सरकारी स्कूल मुनासिब इमारती ढांचे से महरूम हैं, जहां तलबा और तालिबात दरख्तों तले जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की 59,000 दरसगाहों में से 17,000 से ज्यादा दरसगाहों में पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता। एक और रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 20,000 स्कूल पानी, वॉशरूम, बिजली, बाउंड्री वॉल और उस्ताद जैसी बुनियादी जरूरियात से महरूम हैं। सिंध में 11,000 स्कूल ऐसे हैं जो कागजों में हैं। यहाँ के असातिज़ा को तनख्वाहें भी जारी होती हैं, लेकिन कोई तालिबे इल्म नहीं है क्योंकि ये घोस्ट स्कूल्स हैं। सिंध भर के 43% स्कूलों में पानी की सहूलत ही मौजूद नहीं, जिनमें सबसे बुरा हाल जिला सजावल का है, जहाँ के 83% स्कूल पानी की सहूलत से महरूम हैं। इसी तरह सिंध के 52% स्कूलों में बिजली ही नहीं है। रोज़नामा दी नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में कुल 12,500 स्कूल हैं और इनमें से 7 स्कूल ऐसे हैं जिनकी छत तक नहीं है। 1,800 स्कूल ऐसे हैं जो चल ही नहीं रहे। 6,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक उस्ताद है और 2,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पीने का पानी और टॉयलेट तक दस्तयाब नहीं है। जबकि तालीमी इदारों का यह हाल होगा नाज़रीन, तो सोचिए तालीम का क्या हाल होगा। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है एजुकेशनिस्ट आयशा रज़ाक साहिबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपका। डॉक्टर साहबा, क्यों रिवैम्प नहीं किया जाता हमारे एजुकेशन सिस्टम को? वी हैव माइंड्स, वी हैव ब्रेन्स, इतना बोसीदा एजुकेशन सिस्टम क्यों है हमारा? आपने बहुत बहुत शुक्रिया एक तो अस्सलाम वालेकुम बुलाने का। देखिए, आपने जो नंबर्स अभी पेश किए हैं, जो आपने रिपोर्ट्स के बारे में बात की है, मुझे तो ये लगता है कि पिछले 20 सालों से, तो जब से मैं एजुकेशन से मुंसलिक हूँ, मैं पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी के बारे में सुन रही हूँ। शायद इमरजेंसी उससे बहुत पहले से भी एग्जिस्ट करती है, बट अगेन लुक, हमारे इश्यूज जो आपने अभी किए हैं वो बहुत बड़े हैं, बट यू लुक एट द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। बाउंड्री वॉल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, जहाँ स्कूल है वो गोस्ट स्कूल्स हैं, बड़े बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। देयर इज नो रॉकेट साइंस, कोई सोल्यूशन, इनमें से कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सोल्यूशन कोई रॉकेट साइंस हो। बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। तो जहां तक आप ये कह रहे हैं, देखिए इसमें तो वो ब्रेन्स भी एज सच नहीं चाहिए ना। आपके सामने साफ साफ नंबर्स हैं कि आपके कहाँ पे स्कूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, कहाँ पे टीचर्स एग्जिस्ट नहीं करते, जहाँ पर हैं वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि आपने कभी इनपुट की क्वालिटी के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। आपने कभी ना टीचिंग को उस तरह का शोबा बनाया है कि बहुत जो आपके जो अच्छे बच्चे हैं वो टीचिंग की तरफ आएँ। जो आपके टीचर्स आ जाते हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिकल रीजंस फिर ये ऐसी होती हैं कि अगर आपने बुरा टीचर हायर कर लिया और बल्क में हायर कर लिया, आप उसको फायर नहीं कर सकते, आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं। तो जो आप कह रही है ना कि हम ये रिजॉल्व क्यों नहीं कर सकते, नॉट रॉकेट साइंस, कर सकते हैं, सोल्यूशन सबको पता है। द इशू इज नीयत चाहिए, और बात यह है कि हम सबके बच्चे फिर प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं। जो लोग ये चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं उन सब के बच्चों के पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। जो बच्चे रह गए हैं इन स्कूल्स के अंदर वो सारे हैं जो वॉइसलेस हैं, जिनके पेरेंट्स के पास उस तरह की वॉइस नहीं है कि वो अकाउंटेबल ठहरा सके किसी को भी, ना स्कूल में किसी को, ना ब्यूरोक्रेसी में, ना पॉलिटिक्स में। देखिए डॉक्टर साहब, प्राइवेट स्कूल्स का भी मैं क्या हाल बताऊं आपको। वहां पर फिर आपको तालीम तो दी जाती है, लेकिन एक और चीज़ की भी तालीम दी जाती है, वो है क्लासिफिकेशन। मैं अगर ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं अपने जिस शहर में रहता हूँ वहाँ के एक बहुत बड़े मारूफ स्कूल की बात करता हूँ। मैं वहाँ पे गया, मैंने बाहर क्या देखा, वहाँ पे जो पार्किंग एरिया है 2 सेक्शंस बने हुए हैं जहाँ पेरेंट्स जाके अपने बच्चों को पिक करने के लिए जाते हैं। वहाँ लिखा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था, पेरेंट्स के खड़े होने की जगह और मेड्स के खड़े होने की जगह। अरे आप एक बच्चे को बता रहे हो कि ये 2 मुख्तलिफ क्लासेस हैं। ये मैं एक बहुत बड़े मशहूर प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो अगर कहा जाए कि प्राइवेट स्कूल्स आर बेटर, तो आई एम सॉरी टू से वो भी कोई इतना खास तीर नहीं मार रहे हैं।
किया क्या जाए? देखिए वो जो आप बात कर रही है ना, आई मीन वो मैं अग्री करती हूँ। आई मीन प्राइवेट स्कूल ले लें, आप क्लब्स ले लें इस मुल्क के, आप रेस्टोरेंट्स ले लें, उसके अंदर यही मसला है, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। अगर हम देखें जो बात हम बाकी कर रहे हैं कि लिटरेसी स्किल्स, जैसे जिस रिपोर्ट का भी आपने जिक्र किया उसमें यही है ना कि आपकी बेसिक पढ़ाई लिखाई आपको आनी चाहिए, न्यूमरेसी आनी चाहिए, तो हम तो क्वालिटी के उस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। ये कि वैल्यूज क्या इम्पार्ट कर सकते हैं, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। आई एग्री विद यू, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि अच्छी वैल्यूज इम्पार्ट नहीं कर रहे, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट स्कूल आपकी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। दैट इज द काइंड ऑफ पीपल वी हैव, दैट इज द काइंड ऑफ पेरेंट्स वी हैव। जनरली हमारी पब्लिक ऐसी है, स्कूल भी उसी को रिफ्लेक्ट करेगा। वहां से कोई मुल्क से बाहर से लोग तो नहीं आए ना, वही लोग हैं। सो आई थिंक वैल्यूज और वो जो दूसरी हम न्यूमरेसी, लिटरेसी या सब्जेक्ट नॉलेज की बात कर रहे हैं, वो दो सेपरेट बहस है। सॉरी, आपने आपका सेकंड सवाल मेरा ये था, सेकंड पार्ट था कि हाउ टू फिक्स दैट, क्या किया जाए? देखिए सीरियसली यू नीड टू मेक अ डिसीजन। ऐसे मैं बड़े अरसे से काम कर रही हूँ एजुकेशन सेक्टर में, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के साथ भी काम किया है। जिस कंक्लूजन पे मैं पहुंची हूँ ब्यूरोक्रेसी के साथ और पॉलिटिकल जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ काम करने के बाद, बेसिक इशू है, यू जस्ट नीड टू डिसाइड एज ए नेशन कि आपने इसको फिक्स करना है। हम में से आप चाहे, अगेन मैं दोहरा रही हूँ कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो या इस्टेब्लिशमेंट हो या आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, आई थिंक हम सब क्विक फिक्सेस के पीछे पड़ चुके हैं। आई थिंक हम सब ऑप्टिक्स के पीछे पड़ चुके हैं, नैरेटिव बिल्डिंग के पीछे पड़ चुके हैं। हम में से कोई मुश्किल काम नहीं करना चाहता, हम में से कोई वो काम नहीं करना चाहता जो ग्लैमरस नहीं है, हम में से कोई वो काम नहीं करना चाहता जिसके लिए यू जस्ट नीड टू पुट योर हेड डाउन एंड गेट टू वर्क, विच इज फिक्स योर एजुकेशन, गेट गुड टीचर्स। आप स्कूल मजीद बनाएं, टीचर्स मजीद हायर करें, लेकिन अच्छे टीचर्स हायर करें, एंड दैट्स इट। बट इट्स अ लॉन्ग हॉल प्रोसेस, इसके लिए आपको सालों लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो चाहिए ना हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी और पॉलिटिशियंस को भी, कि अगले साल क्या नतीजा निकाल सकते हो, 6 महीने बाद क्या। एक प्रॉब्लम और जिसकी तरफ मैं चाहूंगा कि आप निशानदेही करें, अगर स्टेलमेट रहता है, स्टेटस को रहता है, यही सूरत हाल रहती है, तो हमारे यहाँ वैसे भी एक यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है, यही बच्चे कल को आके दे बिकम इन चार्ज ऑफ हेल्म ऑफ अफेयर्स, जिनकी लिटरेसी की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी नाकिस किस्म की है। हम किस डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं? हम डिजास्टर पे पहुंच चुके हैं। आई मीन कांट वी सी दैट अराउंड अस? हमें वो जो डिससैटिस्फैक्शन, बिकॉज देयर इज नो होप, क्योंकि नजर आ रहे हैं लोगों को। देखिए ना, एक तरफ तो वो होपलेस हैं जिनके बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे या कॉलेज ही नहीं जा पाते, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जैसे आपने खुद नंबर्स बताए कि तकरीबन 80%, 79 to 80% हमारे पास ऐसे बच्चे हैं 10 साल की उम्र के जिनको बेसिक जो टेक्स्ट है वो पढ़ना समझना नहीं आता। तो जब ये बच्चे आपके आगे फर्ज करें कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं, हमें वो नंबर्स भी पता है कि जो ग्रेजुएट्स भी हैं उसमें से भी 24%, 30% अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो डिजास्टर की तरफ मैं तो ये मेरा ख्याल है कि हम जा चुके हैं। और अगेन इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है एक तरह का। अब आपको आगे डिसाइड करना है कि आपको आगे इसी तरह, एंड देयर आर कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड जहाँ पर बुरे हालात हैं और लगता है कि आगे भी बुरे हालात रहेंगे। मुझे नहीं पता कि हमें क्यों लगता है कि वी आर डिफरेंट। हम इसी तरह चलते रहेंगे अगर हमने अभी फिक्स ना किया, अगर वो जो मैंने कहा हमने डिफिकल्ट डिसीजन ना लिया कि लॉन्गर टर्म चेंज चाहिए एज ए नेशन, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू रिमेन लाइक दिस, वी आर गोइंग टू गेट इवन वर्स। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम ये है ना डॉक्टर साहब कि इस खराबी के बेनिफिशियरीज भी हैं, तो आपको लगता है वो फिक्स करेंगे? क्योंकि जो इसके इंचार्ज हैं, जिनके पास ताकत है, वही बेनिफिशियरी है। अगर ये खराबी रहती है तो व्हाई वुड दे फिक्स इट? बिल्कुल है। देखिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। ये 1-2 साल पुरानी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक बहस चल रही थी, अभी भी वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है बेसिकली। सो द पीपल इन चार्ज ऑफ हायरिंग एंड फायरिंग एंड ट्रांसफरिंग टीचर्स इन इस्लामाबाद, उन्होंने कहा जी हमारे पास 300-350 ऐसे टीचर्स हैं जो मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर वो या इस्लामियत के टीचर्स हैं या अरबिक के टीचर हैं या उर्दू के टीचर हैं, उन सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे मैथ का टीचर चाहिए, मुझे साइंस के टीचर चाहिए। मैं अगर इनको नहीं निकालूंगा या ट्रांसफर करूंगा तो आई कांट हायर न्यू टीचर्स दैट आई नीड। कहा उनको आगे से ये गया, मेरे प्रेडिसेसर जो मिनिस्टर थे उन्होंने नहीं निकाला, जो मेरे बाद आएंगे उन्होंने नहीं निकाला, मैं क्यों निकालूं ताकि वो डी चौक पे जाके बैठ जाएं और मेरी पार्टी मुझसे पूछे कि तुमने क्या मुसीबत खड़ी कर दी है। दैट इज आवर प्रॉब्लम।
they are not, you're right, they are not going to fix it because they're beneficiaries. बहुत बड़ी टीचिंग वर्कफोर्स है हमारे मुल्क के अंदर. एजुकेशन के साथ एकेडमिक नॉन एकेडमिक स्टाफ लाखों में एग्जिस्ट करता है और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना काम नहीं कर रहे. दे ऑल नीड टू बी ईदर रिमूव्ड और हेल्ड अकाउंटेबल. लेकिन जिन लोगों ने उनको होल्ड करना है अकाउंटेबल, उनको पॉलिटिकल रिपरकशन की फिक्र पड़ जाती है या ब्यूरोक्रेसी को ये फिक्र पड़ जाती है कि हमारे ऊपर केस हो जाएगा, और चल रहे हैं केसेस कोर्ट्स पे. सो यू आर राइट, there's hardly anyone inside. अच्छा, अगर ऐसा किया जाए, हालांकि इसको करने के लिए भी डॉक्टर साहब एक बड़े ही नेक नियत शख्स की जरूरत होगी, मगर अगर ऐसा किया जाए कि जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो अपना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा, he is not allowed or she is not allowed to get their child enrolled in a private school, तब आपको लगता है कि ये कुछ बेहतरी लाएंगे? अच्छा, ये बहुत एक पॉपुलर ये वो है और लोग अक्सर ये बात कहते हैं. देखिए, मैं आई बिलीव इन चॉइस. पेरेंट्स के पास चॉइस होनी चाहिए, बच्चों के पास चॉइस होनी चाहिए, वो किस जगह पे जाके पढ़ना चाहते हैं. आई थिंक वी डोंट वांट टू बिकम अ कंट्री जहां पर आपको स्टेट डिक्टेट कराए कि आपने अपने बच्चे को, आई मीन आई जस्ट कांट, आई एम नॉट ओके विद दैट. आई थिंक उससे ज्यादा जरूरी ये है दो चीजें. एक तो जो सिस्टम है उसको अकाउंटेबल होना चाहिए. दूसरी बात ये है कि सॉरी, आई जस्ट लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट. सिस्टम को अकाउंटेबल होना चाहिए. एग्जैक्टली. सॉरी. एग्री. प्लीज कंटिन्यू. Sorry. So I'm so sorry. वो I'm actually connected on the phone and there was a message. एक और अहम बात भी है ना, आप ये कह रही हैं कि चॉइस होनी चाहिए. देखिए डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि अनयूजुअल जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, दे डिमांड एन अनयूजुअल मेजर्स एज वेल, एंड वेदर दे आर स्ट्रिक्ट, वेदर दे आर बीइंग अंडर कंपल्शन, ये होने चाहिए. खैर, अब मेरे पास वक्त खत्म हो गया, इस पर मजीद बहस किसी और दिन करेंगे. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका. प्रोग्राम खत्म हो दीजिए इजाजत. अल्लाह निगहबान.